हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का आज 8 अप्रैल की इस रीडिंग में, जहां पर हम मेजर न्यूज़पेपर्स की एडिटोरियल को फर्स्ट पेज को पढ़ेंगे। पर्पस है वोकैबुलरी सीखना, ग्रामर के नए स्ट्रक्चर्स सीखना, जहां पर प्रोनाउंसिएशन का इशू होगा उसको भी डील आउट करेंगे। और एक बाय डिफॉल्ट आपको जो चीज़ मिलेगी वो होगा कि हमारा करंट पे एक हैंड हो जाएगा, हमें पता चलता रहेगा देश दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है। अच्छा, क्योंकि वोकैबुलरी सीख रहे हैं तो अपनी कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठिए, ठीक है। सिर्फ सुनिए मत चीज़ों को, सिर्फ सुनिए मत। न्यूज़पेपर की एक बहुत खास बात होती है कि उसकी वोकैब जो है रोज अधिकतर यूज होती है, मतलब 30-40% वोकैब तो रोज यूज होती है। तो अगर आपने ढंग से 1 महीना 1.5 महीना न्यूज़पेपर कोई भी पकड़ लिया ना और अच्छे से पढ़ा, तो आपको हजारों वर्ड्स, मतलब हजारों वर्ड्स आप यू विल लर्न। जितने रह जाएंगे साथ में उतने आप यूज करते रहिएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा वोकैबुलरी डेवलप होता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम को वेस्ट किए हुए। ये मेजर न्यूज है आज हिंदू के फर्स्ट पेज पर। अच्छा, हिंदू अगर आपको चाहिए, हिंदू का ई सब्सक्रिप्शन, ई पेपर, तो आप हिंदू की साइट पर जाइए, वहां पर 7 दिन का फ्री ट्रायल है, उसको अवेल करिए और उसके बाद आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। जरूर करिए, ये एक एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, यू मस्ट डू इट, ठीक है। एक पिज्जा की कीमत भर का सब्सक्रिप्शन है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए तो आज देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत इंस्टेबिलिटी चल रही है। ऑपोजिशन नो ट्रस्ट वोट लाने वाला था और तभी इमरान खान ने एक चाल चलते हुए वहां की पार्लियामेंट को डिसॉल्व करवा दिया, भंग करा दिया। फिर वो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल इंडिया की तरह, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसको रिस्टोर करो भाई। ये क्या कर दिया? रिस्टोर करने का मतलब होता है वापस उसी स्टेट में लेकर आना। सो टू ब्रिंग इन द ओरिजिनल स्टेट, जो भी पहली स्टेट थी उसकी, उसी स्टेट में लाना। तो पहले पार्लियामेंट क्या थी, चल रही थी, तो आप फिर से चलाइए। यही कहा है पाकिस्तान के एपेक्स कोर्ट ने, एपेक्स मतलब हाईएस्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट। एंड देयर इज अ नो ट्रस्ट वोट टुमारो, ठीक है। नाउ व्हाट डज द बेंच डू? द बेंच डिक्लेयर्स एन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखो भाई, संविधान को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई चीज संविधान के दायरे में है तो क्या कहलाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आप संविधान के दायरे में रहकर कुछ भी करेंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। अगर कोई भी चीज आप उसके दायरे से बाहर जाके करेंगे तो वो कहलाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑलराइट, सो एनीथिंग विच इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हिंदी में बोलेंगे इसे असंवैधानिक, ठीक है। एंड वेरी गुड एंड वेरी मतलब कह सकते हैं वर्ड जो बहुत यूज होता है इज कॉन्ट्रोवर्शियल। हमें पता है कॉन्ट्रोवर्सी यानी विवाद, सो कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब विवादित। तो कोई भी चीज अगर विवादित है सो इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल। तो न्यूज को थोड़ा सा देख लेंगे, आप आराम से पढ़िए। So Pakistan Supreme Court on Thursday struck down National Assembly Deputy Speaker Qasim Suri's move to dismiss a no confidence motion against Prime Minister Imran Khan in a major blow to the cricketer turned politician and ordered that parliament be restored. तो एक बहुत अच्छा वर्ड देखिए यहां पर फिर आया है, that is in a major blow। आप हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं ना, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका दे दिया भाई भगवान ने उनको, या बहुत बड़ा झटका दे दिया डिपार्टमेंट ने, कैसा भी। तो जो बड़ा झटका होता है दैट इज नोन एज मेजर ब्लो, बड़ा झटका, ठीक है। बड़ा झटका इज मेजर ब्लो। अब देखिए कितना अच्छा तरीका है लिखने का, क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन। तो एक क्रिकेटर जो अब पॉलिटिशियन है, तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं जब आपको कहना हो एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, एक्टर टर्न्ड बिजनेसमैन, बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन। बहुत ही बढ़िया यूज ऑफ वर्ड्स है एंड इट इज एन एडजेक्टिव। चलिए भाई, तो कुछ और अच्छा वर्ड मुझे बीच में दिखेगा तो वी विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। कहानी ये है कि अब वापस से पार्लियामेंट रेस्टोर होगी, वापस से कल नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। जो भी पार्टी जीतेगी, अगर इमरान खान की जीतती है, he'll continue as a प्राइम मिनिस्टर, अगर नहीं तो ऑपोजिशन विल कम एंड दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। अभी की अपनी ये कहानी है। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आया है टॉपल। टॉपल के साथ डाउन भी लगाते हैं कई बार। टॉपल का मतलब होता है किसी को पद से हटा देना, ठीक है। एक हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्ड ना तख्ता पलट, तो तख्ता पलट के लिए भी आप लगा सकते हैं टॉपल। ये गवर्नमेंट के लिए यूज होता है बेसिकली, ठीक है। तो किसी को सत्ता पलट कर देना, हटा देना, पद से हटाना। अगर बहुत ही सरल उसमें जाना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं किसी को पद से हटाना। अब वो पद नौकरी का हो सकता है,
सरकार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टॉपल मीन्स टू रिमूव फ्रॉम पोजिशन, ठीक। तो गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश है, जाहिर सी बात है। कॉन्स्पिरेसी आई एम श्योर हम सब जानते हैं, मैंने यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन मैं अब आ गया जहन में तो बता देती हूँ। कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, ठीक है। तो जो षड्यंत्र हम लोग चलाते हैं दूसरों के खिलाफ, वो होगा कॉन्ट्रोवर्सी, सॉरी कॉन्स्पिरेसी। चलिए एक वर्ड यहां पर देखते हैं, यूनानिमस। अच्छा ये वर्डिक्ट देखिए, यूनानिमस था, मतलब जो बेंच में जितने भी जज थे उन्होंने एक स्वर से, सॉरी ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी हैंडराइटिंग हो गई, माफ कर दीजिएगा। तो एक मत से, अगर आप इसको बोलेंगे एक स्वर एक मत से कहलाता है यूनानिमस। एक साथ जब पांचों लोग एक ही बात कहें तो वो क्या कहलाएगा, यूनानिमस जजमेंट। वर्डिक्ट का मतलब क्या हुआ, जजमेंट। तो वर्डिक्ट होता है हमारा जजमेंट। आप जब भी देखेंगे न्यूज़पेपर्स में जजमेंट बहुत ही कम लिखा होता है, हम लोग हमेशा वर्डिक्ट ही यूज करते हैं। और यूनानिमस का मतलब हो गया एक साथ, ठीक। तो रेस्टोर्ड हमें पता है, बाकी सारे वर्ड्स इसमें आपको पता होंगे। बाकी ये डायनेमिक्स लिखी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है इसमें, क्योंकि कह दिया गया था कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, बाहर के लोगों का षड्यंत्र है ये, ठीक है। तो अब ऑपोजिशन कह रहा है कि हम लोगों को तो गद्दार कह दिया, एक तरह से कह दिया कि हम फॉरेन लोगों के हाथ में बिके हुए खिलौने हैं। तो एक बहुत अच्छा वर्ड इसमें इन्होंने यूज किया है, दैट इज ट्रेटर। देखिए यहां पर ये वर्ड दिखेगा आपको, अपने लेफ्ट पे देखिएगा, दिस इज द वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है ट्रेटर। तो बस ये वहां का एक मेलोड्रामा चल रहा है, सॉरी मैं इंग्लिश ही लिखने लगी। हाँ, सो ट्रेटर का मतलब गद्दार, गद्दार जो भी धोखेबाजी करे अपने देश के साथ, अपने उसके साथ, दैट इज ट्रेटर। ऑलराइट, ठीक। तो ये थे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जो हमको आनी चाहिए और आनी ही चाहिए, मतलब दिस इज व्हाट आई फील वी मस्ट नो दिस। एक और बहुत अच्छा वर्ड है इसमें अगर आप देखेंगे, सो इट्स प्राइमा फेशी, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रथम दृष्टया। तो कोई भी चीज पहली बार में आपको कैसी लगती है, जिसको आप कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसका भी एक अच्छा वर्ड क्या होता है, प्राइमा फेसी। ये भी बहुत यूज होता है अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था स्टेटस को, तो स्टेटस को जैसा ही एक वर्ड है, बहुत यूज होता है न्यूज़पेपर्स में। ये एक दूसरी न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझनी चाहिए। यहां से आपको इंडिया का स्टैंड समझ में आएगा जो है हमारा टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी, और हमारी डिप्लोमेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अगर आपको पता हो, इफ यू नो, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, ठीक है। हमारी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें हम किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को ही कह लीजिए, सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई दो लोग वॉर में हैं तो हम किसी भी एक तरफ नहीं जाएंगे। इंडिया हमेशा ऐसी स्थितियों में क्या करता है, वोटिंग से एब्सटेन करता है। एब्सटेन का मतलब बचना, हमेशा उससे बच जाता है, बाहर रहता है, ठीक है। और क्योंकि इन सारी जो इंटरनेशनल अथॉरिटी, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उसमें अगर आप वोटिंग से बाहर हैं तो वो काउंट नहीं होता है। मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोगों में से 10 लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, तो जो भी डिसीजन लेना होता है वो 90 में से ही माना जाता है, टोटल स्ट्रेंथ 90 मानी जाती है। तो बाहर रहने से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो भाई रशिया इज फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, कैजुअलिटीज हो रही हैं, वॉर हॉस्टिलिटीज हैं, वायलेंस है, तो उनके खिलाफ एक बिल पास किया गया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। जाहिर सी बात है, यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट्स कमीशन तो आएगा ही बीच में, लोगों की जान जा रही है, लॉस टू प्रॉपर्टी है, इट वुड कम। तो ये हो सब यूएस की वजह से रहा है, यूएस ये लेकर आया, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने वोट किया और बहुत सारे लोग गायब हो गए, ठीक है। तो देखिए विथ 58 एब्सटेंटेशंस, अगर आप ये देखिए गौर करिए, ठीक है। थर्सडे आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस में, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, हाँ, दिस इज व्हाट हैपेंस, यू नो, आई डोंट लाइक इट। ओके, सो दिस इज प्रेफरेबली यू शुड नो। तो 58 एब्सटेंशंस थे ना। ये एब्सटेंशंस का मतलब होता है जब आप कोई भी एक पार्टी नहीं चुनते हैं वोटिंग में, ठीक है। अगर वोटिंग हो रही है, यू डिसाइड कि मैं वोट नहीं करूंगा, ना मैं ए को वोट करूंगा ना मैं बी को वोट करूंगा, दैट इज एब्सटेंशंस, ठीक। तो प्रेजेंट और वोटिंग में उसको गिना भी नहीं जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, दुश्मनी ज्यादा बढ़ती नहीं है दूसरे कंट्रीज के साथ, ठीक।
यूएस का स्टैंड है, जबकि यूएस बीच में खुद गायब था जब ट्रंप का केस चल रहा था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपको काम आएगा कभी कुछ डिस्कशन वगैरह करने में, कि ट्रंप के दौरान यूएस यहाँ से गायब था। ठीक है, क्योंकि उन पर भी कुछ इल्जाम लग रहे थे ऐसे, तो वो भी ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर हो गए थे, वो फिर आ गए हैं और फिर उन्होंने शुरू कर दिया जो वो हमेशा करते हैं, दैट इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। ठीक है, तो देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें लिखी हुई है, मैं यही चाहती थी आपके लिए पढ़ना। देखिए इंडिया ने अपना सब बोला कि भाई हम तो सब पूरे प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को, उसके स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, और एवरीथिंग, ठीक। लेकिन एक चीज लास्ट में देखिए क्या बोली है इंडिया ने, मतलब मजा आ गया इसको सुन के। इफ इंडिया हैज चोजन एनी साइड, इट इज द साइड ऑफ पीस एंड इट इज फॉर एन इमीडिएट एंड ऑफ वायलेंस। मतलब ये तो बहुत ही समझ लीजिए इंटरेस्टिंग बात हो गई कि इंडिया ने कह दिया कि भाई हम तो क्या चुनते हैं, अगर हमको कोई साइड चुननी ही है तो हम चुनेंगे कौन सी साइड, पीस की साइड। अब पीस की साइड तो भाई ना रशिया की साइड है ना यूक्रेन की साइड है, इसमें तो दोनों ही पार्टी हैं। इसमें तो ये हो गया कि भाई हम चाहते हैं आप दोनों बैठिए और सोल्यूशन निकालिए इस समस्या का। ठीक, तो ये जो इंडिया का स्टैंड है ये आज का नहीं, ये नेहरू जी के टाइम का बनाया हुआ है और इसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है नॉन अलाइनमेंट, जिसमें हम किसी भी तरफ अलाइन नहीं होते, ये याद रखिएगा, ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक, अब सीधे मार्च करते हैं टुवर्ड्स पेज नंबर 9, जहां पे एडिटोरियल हमारा इंतजार कर रहा है, और देखते हैं कि एडिटोरियल में आज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए एडिटोरियल को आप हमेशा पढ़ा करिए, ये मैं इसलिए बता रही हूं कि आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप यूपीएससी की, पीसीएस की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारे देशों में क्या चल रहा है और क्या है हमारी स्ट्रैटेजी इंडिया की। तो पहले पता तो चले क्या है। तो यहाँ के जो आर्टिकल्स हैं ना वो आपको एकदम बढ़िया अप्रोच देते हैं। आंसर राइटिंग भी तो करनी है, मेंस लिखने के लिए सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्टिव थॉट तो नहीं होना चाहिए ना, सब्जेक्टिव थॉट होना चाहिए। जब बहुत कुछ पढ़ेंगे, जब ये सारा पढ़ते चलेंगे ना, 6 महीने अखबार पढ़ेंगे, तब आप किसी भी आंसर को फ्रेम कर पाएंगे। और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहेंगे ना, तो क्योंकि ये सारी चीजें प्रोग्रेस में होती हैं। अगर आप मेरे पिछले 3 दिन, मैंने 3 दिन पहले स्टार्ट किया है, आप पिछले तीनों दिन को पढ़िए तो आपको आज का जो वीडियो है वो ज्यादा रेलिवेंट लगेगा, क्योंकि अब आपको पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आपको पता है श्रीलंका में क्या चल रहा है। ठीक है, और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इजराइल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमेशा आप कंटिन्यूटी में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको कुछ भी बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपडेटेड रहेंगे। ठीक, तो देखिए यूक्रेन एंड द एनाटमी, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको जरूर पढ़िएगा। एनाटमी ऑफ इंडियाज न्यूट्रलिटी, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि हमने ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रखा है, हमने क्या मतलब नेहरू जी ने रखा था, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक, तो हम न्यूट्रल रहते हैं, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा यूक्रेन पे हमारी न्यूट्रलिटी का, रशिया पे क्या पड़ेगा, हमको पता है कि रशिया से हमारे संबंध खराब नहीं होंगे और हम रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं वो चलता रहेगा। आपने देखा होगा, ये ध्यान रखिएगा कि रशिया और इंडिया एक रूपी रूबल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें अब हम डॉलर्स में पेमेंट नहीं होगा। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है, हालांकि उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि इस तरह तो सब लोग अपना अपना बना लेंगे, आपस में ही ट्रेड कर लेंगे अपने पैसों में। ठीक है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे नहीं, आप इसको पढ़िएगा जरूर, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है इंडिया के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेकर, या आएगा जरूर इस बार का, मतलब मेरा प्रेडिक्शन है कि अगली बार ही आएगा, क्योंकि ये चीज बहुत आई है इस बार, तो आप उसके बारे में कुछ लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्टिकल को थोड़ा सा उससे पढ़ेंगे, एडिटोरियल को पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगी क्या है, और फिर तो वो क्या मुझे लगती है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड दिस इज बैड और वर्स, खराब या बदतर। ठीक है, दिस इज अबाउट इजराइल। जो कंडीशन पाकिस्तान में चल रही है, श्रीलंका में चल रही है, इजराइल हैज ऑल्सो ज्वाइंड, राइट। अभी इजराइल में भी सेम कहानी है, ऑपोजिशन एक साथ आ गया है, जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं जाकर, ताकि वो गवर्नमेंट को डिथ्रोन कर पाए, टॉपल कर पाए। ठीक है, so the fault lines within the ruling coalition in Israel are becoming increasingly evident. फॉल्ट लाइंस, वैसे तो फॉल्ट लाइन एक ज्योग्राफी का शब्द है, ज्योग्राफी में जो जहां पे फॉल्ट्स होते हैं वो जगह कमजोर होती है, वो जगह कमजोर होती है और वहीं से हमें अटैक्स वगैरह, मतलब जो भी टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं वहां पर ज्यादा असर दिखाती हैं। फॉल्ट लाइंस कहते हैं, ज्योग्राफी है, पढ़ते नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसको देखिए कितना अच्छे से यूज किया है। अब हमको बोलना है वीक लाइंस,
जो उनके बीच में फूट है, उस फूट को, दरार को हमने कितने अच्छे से ज्योग्राफी के एक शब्द से बोल दिया, फॉल्ट लाइंस. सो द फॉल्ट लाइन विद इन द रूलिंग कोalition इन इजराइल आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट. तो जो भी अब उनके रूलिंग जो गवर्नमेंट है, जो कोalition, 3 दिन से लगातार ये शब्द हम लोग बात कर रहे हैं, कोalition मतलब गठबंधन, ठीक है. तो गठबंधन के अंदर जो दरार है, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट. अब वो और स्पष्ट होती चली जा रही है. एविडेंट एक बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा. और आप देखिए, स्पष्ट नहीं, अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो इसमें लिखा होता है सुस्पष्ट. समझ रहे हैं, सिर्फ स्पष्ट ही नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है. सो सुस्पष्ट इज एविडेंट. नाउ द नेक्स्ट, इसको भी देख लीजिए, फिर से 3 दिन से देख रहे हैं, अब तक याद हो जाना चाहिए. दैट इज गठबंधन. जो गठबंधन की सरकार होती है, जो अलायंसेस होते हैं, वो कहलाता है कोalition. ठीक. फॉल्ट लाइन इज दरार. इस वर्ड को भी याद रखिए, इट इज दरार. ठीक है. और इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं नहीं, एक आधे हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. एक्चुअली सीन वहां का ये है कि वहां की जो गवर्नमेंट है, 120 सीट्स है वहां की गवर्नमेंट के पास. ठीक. और अब 120 में से जो रूलिंग पार्टी है उसके पास सिर्फ 61 है. तो जब ऐसी कहीं भी स्थिति बनती है ना, तो जो ऑपोजिशन होता है उसको लगता है मेरे को सिर्फ 2 ही सीटें चाहिए. तो उस 2 सीटों को पाना आसान है. तो अभी उन्होंने क्या किया, जो वहां के इदित शीलमान हैं, इजराइल के लॉ मेकर, उनका रेजिग्नेशन आ गया. उन्होंने ज्वाइन कर लिया जाकर ऑपोजिशन को. तो अभी सीन हो गया 60-60, 60-60. तो बस एक और बंदा यहां से उधर पहुंचा नहीं कि इनकी गवर्नमेंट गई नहीं और दूसरी गवर्नमेंट आ गई. तो देखिए, इस हमने एक वर्ड अभी परसों पढ़ा था, लैंडस्लाइड विक्ट्री. तो लैंडस्लाइड मेजॉरिटी या लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब होता है जब अंतर बहुत ज्यादा हो. तो अगर अंतर ज्यादा है तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं, लैंडस्लाइड. भाई लैंडस्लाइड होता है तो बहुत भयानक होता है ना. तो लैंडस्लाइड का मतलब हुआ जब अंतर ज्यादा है, और जब अंतर कम है तो वो कहलाता है रेजर थिन मेजॉरिटी. देखिए, रेजर जानते हैं ना, ब्लेड जैसे शेवे होता है, तो रेजर कैसा होता है, पतला सा होता है. तो रेजर थिन मेजॉरिटी का मतलब है बहुत कम मेजॉरिटी है उनके पास. अब 61-120 में क्या मेजॉरिटी है, एक की. केनेसेट वहां के पार्लियामेंट को कहते हैं. दिस अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आ सकता है, बिल्कुल कभी भी आ सकता है. केनेसेट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल. ठीक है. तो आप इसको पढ़िएगा और मैं आपको बताऊं, आप हर कंट्री को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए तो आपको यही समझ में आएगा कि हर कंट्री में ना, उस कंट्री में एक राइट विंग होता है, एक लेफ्ट विंग होता है. ठीक. अगर वो मल्टी पार्टी सिस्टम है तो बीच में भी कुछ विंग्स होते हैं. अदरवाइज अगर जो है वो 2 पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के पास एक राइट विंग होगा, एक लेफ्ट विंग होगा. मैंने उल्टा लिख दिया, एक्चुअली ये राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, दैट डजंट मैटर. ठीक. तो यहां पर भी यही स्टोरी है, राइट से लेफ्ट में गए, लेफ्ट से राइट, यही सारी स्टोरी. आप इसको पढ़िए जरूर, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे बताने के बाद. और सेम नो ट्रस्ट मोशन आएगा. नो ट्रस्ट मोशन के बाद कोशिश होगी कि गवर्नमेंट को डिरेल कर दिया जाए. ठीक. कोई बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है इसमें, लेकिन 1-2 हैं तो मैं बता देती हूँ आपको. जैसे एक देखिए वर्ड लिखा हुआ है डिमिनिशिंग स्टैचर. अब यहां पे ना मैं इस वर्ड को 2 तरह से पढ़ाऊंगी. एक देखिए डिमिनिशिंग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्टैचर को. ठीक. डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होता हुआ, कम होना. तो कोई चीज अगर कम होती जा रही है, डाउनवर्ड्स जा रही है, कम हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे डिमिनिशिंग. इकोनॉमिक्स वाले समझते होंगे, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, डिमिनिशिंग प्राइसिंग हो सकती है, डिमिनिशिंग कैरेक्टर हो सकता है. कुछ लोगों का कैरेक्टर धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ता है. तो डिमिनिश का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे नहीं, कम होना. स्टैचर, स्टैचर का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं ना, ही इज अ मैन ऑफ हाई स्टैचर. अब यहां तो खैर डिमिनिशिंग स्टैचर लिखा है, नेगेटिव हो गया. स्टैचर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत महत्व हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रतिष्ठित हो. ठीक है. प्रतिष्ठा, स्टेटस, तो वहीं से बना है वर्ड स्टैचर, जिसका मतलब है प्रतिष्ठित. अब 1 सेकेंड रुकिएगा, अब आप सुन लिख लीजिएगा. ठीक है. तो यहां पर आ जाएगा प्रतिष्ठित. 1 सेकेंड मैं लिख देती हूं, प्रतिष्ठित. तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास, जिसका बहुत महत्व हो, वो इंपॉर्टेंट हो, महत्व हो. हम लोगों ने कल ऐसा भी पढ़ा था एक वर्ड, अगर आपको याद है, एमिनेंट. मैं चाहूंगी कि आप प्लीज जरूर देखा करिए और लिखा करिए. लिखेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा. मतलब
खैर अब क्या बोलूँ मैं, लिखिए जरूर। वो कैब ऐसे देखने से कभी नहीं आती है, हम लोगों को भी नहीं आई, जानते हैं, हम लोगों ने बहुत लिखी, बहुत पढ़ी, बहुत इस्तेमाल की, तब आई। तो आप भी प्लीज ऐसा जरूर करिए, 2 महीने जरूर दीजिए, 3 महीने, और उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दैट इज पैरालाइज। पर हम सबको पता है पैरालिसिस एक बीमारी है, और पैरालिसिस को हम लोग बोलते हैं लकवा मारना, है ना। तो जब लकवा मार जाता है तो मूवमेंट नहीं रहता है। तो अगर कोई सिस्टम पैरालाइज हो गया मतलब वो सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो अगर आपको कभी ये कहना हो कि वहां तो वो लोग काम ही नहीं करते हैं, कुछ वो गवर्नमेंट एकदम बेकार हो गई है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है ध्वस्त हो गया है, तो इन वन वर्ड दैट कैन बी द सिस्टम इज पैरालाइज्ड। ठीक है, जैसे हमें कहना हो कि करप्शन ने वहां के सिस्टम को एकदम ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है, खराब कर दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, करप्शन हैज पैरालाइज्ड द सिस्टम। ठीक, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, कोalition, फिर देखिए सेम वर्ड है, हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है, गठबंधन। और ये देखिए क्रम्बल्स, बहुत ही बढ़िया वर्ड, और आपको पता है आप रोज यूज कर सकते हैं क्रम्बल को। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होके गिरना। तो आपको याद होगा कोई मान लीजिए सैंडविच खा रहा है या चिप्स खा रहे हैं या पापड़ खा रहे हैं, तो क्या होता है, वो टुकड़ा टुकड़ा गिरता है पूरे बेड पर, अगर बेड पर खा रहे हैं तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं कि ऐसे मत खाओ भाई, गिर रहा है सब टुकड़ा टुकड़ा इधर उधर, तो इट इज क्रम्बलिंग। सो क्रम्बल करने का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा होकर अलग होना। जैसे पनीर, अगर आप पनीर को ऐसे हाथ में लेके ऐसे दबाएं तो वो क्या होता है, 2 टुकड़ों में नहीं बढ़ता, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, क्रम्बल होता है। पापड़ को अगर आप हाथ में लीजिए और ऐसे पकड़ के दबाइए तो क्या होगा, वो एग्जैक्ट 2 टुकड़ों में टूटेगा, क्रम्बल हो जाएगा। ठीक, दैट इज द केस ऑफ क्रम्बल। तो आप जरूर पढ़िएगा, इसको देखिएगा, मुझे बताइएगा। अगर कोई और वर्ड आपको समझ में आ रहा हो जो मुझे बताना चाहिए तो आई वुड डेफिनेटली, मेरे हिसाब से तो सारे वर्ड कवर हो गए हैं। अच्छा, एक लास्ट बचा, लाइए इस पर भी चर्चा कर लें, एनिमोसिटी। सो एनिमोसिटी एनिमिटी से मिलता जुलता वर्ड है, तो बस ये वही है। एनिमिटी मतलब क्या हुआ, एनिमी कौन होता है आपका, कौन होता है एनिमी, दुश्मन, शत्रु। तो एनिमोसिटी क्या हुई, शत्रुता। ठीक है, तो जो एनिमी से आपको होती है दैट इज एनिमोसिटी, शत्रुता। पैरालाइज फिर से यूज हुआ है, और कोई वर्ड मुझे नहीं लगता यूज हुआ है। तो चलिए आप इसको आराम से पढ़िएगा, आराम से समझिए, और अब आपको ये समझ में आएगा कि इस समय एक साथ 3 गवर्नमेंट्स, 3 देशों में हालात खराब हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और इजराइल। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और न्यूज की तरफ, जिसको मैं ज्यादा पढ़ूंगी नहीं, आप खुद पढ़ेंगे। एक न्यूज है, देखिए, इज इंडियाज पोजिशन ऑन रशिया अफेक्टिंग इट्स रिलेशंस। अब देखिए क्या हुआ, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है। रशिया हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है, और आज से नहीं, हमेशा से रहा। रशिया से हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे, इट्स जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। और हमारे बेस्ट फ्रेंड ने किसी से लड़ाई कर ली है, अब हम मॉरली ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि दुनिया को पता ही अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ेगा नहीं, पर जो बेस्ट फ्रेंड कर रहा है उसको खुल के क्रिटिसाइज भी करना है, कहना भी है, दुनिया को भी दिखाना है। तो इसीलिए हमारी जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है वो हमें बहुत हेल्प करती है। तो क्या हुआ, व्हाइल इंडिया हैज एक्सप्लेन इट्स स्टैंड ऑन द वॉर, इंडिया ने अपना स्टैंड वॉर पर ले लिया। स्टैंड मतलब यहां पर क्या हुआ, पक्ष। इंडिया ने अपना पक्ष रख दिया है, ठीक है भाई, बिल्कुल साफ साफ अपना पक्ष रख दिया है कि हमको वॉर नहीं चाहिए। एंड इंडिया हैज ऑलवेज डन दिस। इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री, समझ रहे हैं आप, हम एक पीस लविंग कंट्री हैं, और इंडिया हमेशा पीस को ही सपोर्ट करेगा, हमेशा हमारा फुल सपोर्ट है टू पीस। ठीक, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी टाइज भी रशिया के साथ मेंटेन रखी। आपको पता होगा अभी एक रशियन डिग्नेटरी इंडिया आए, हम यूरोपीय रूबल का पर बात करी, हम अभी भी उनसे क्रूड ऑयल ले रहे हैं, हम ऑयल उनसे ले रहे हैं, उन्होंने दाम कम कर दिया, हमारा फायदा हो रहा है। हालांकि ऐसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी रही है, बट चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, और हम हमारे डिफेंस सेक्टर का बहुत बड़ा साथी है, हमको पता है ये बात, तो हमने अपने संबंध नहीं खराब किए। अब इस केस में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, सबसे ज्यादा निराशा किसको होगी, ऑफकोर्स यूएस को होगी। ठीक, तो उसके बारे में ये लिखा है, इसको जरूर पढ़िएगा। ये जो आपका पेपर होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, एक आईएएस का पेपर होता है, उसमें एक पॉइंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में। तो इसको जरूर पढ़िए, इसको समझिए कि इंडिया का क्या स्टैंड है। और एक छोटी सी बात, कभी भी कुछ भी पढ़िए ना तो उसको हमेशा न्यूट्रली समझना है।
आपका जो अपना व्यू पॉइंट है, मान लीजिए आप राइट विंग के व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप लेफ्ट विंग सपोर्टर हैं, उसको किनारे रख दीजिएगा. व्हेन यू आर राइटिंग मेंस यू हैव टू अप्रोच विद अ न्यूट्रल माइंडसेट. आपकी जो आंसर राइटिंग होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए, किसी को भी फेवर नहीं करेंगे. आप राइट और रॉन्ग कहेंगे बट दैट शुड बी अनबायस्ड. ठीक है, प्लीज इसका बहुत ध्यान रखिएगा. इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ेंगे. देखिए ऊपर एक आर्टिकल था, अभी हमने देखा हुआ था, दैट वाज द आर्टिकल ऑन यूक्रेन एंड द एनाटॉमी, इंडिया की नॉन अलाइनमेंट वाली. ये रशिया का है. तो आपका पूरा ये आंसर तैयार हो रहा है. एक क्वेश्चन आना जरूर है इससे, ये आप मेरे से लिखवा लो अभी. और आज एक लास्ट चीज पढ़ेंगे, दैट इज जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल आस्पेक्ट. बहुत ज्यादा समय नहीं है इसको कवर करने का, लेकिन करेंगे. अ फाइन प्रिंट ऑन द न्यू टैक्स ऑन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इनकम. हमको पता है प्रोविडेंट फंड क्या है क्या? डू वी नो दिस व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? नहीं है तो हम जरा इसका थोड़ा सा एक जिस्ट पढ़ लें और बस उसको इस सेशन को आज खत्म करेंगे. ये भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये भी हेल्प करेगा, ये भी आ सकता है. ठीक, अब क्या आ सकता है? देखिए कुछ भी आ सकता है प्री में. अब प्री में वो आपसे यही पूछ सकते हैं कि जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें कैसे वैसे पैसा जाता है, क्या कंडीशंस है. तो आपको पता होना चाहिए कंडीशंस क्या हैं, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 एम्प्लॉइज से ज्यादा हो. तो देखिए पहली कंडीशन है 20 एम्प्लॉइज, और दूसरी कंडीशन है उसमें से अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करनी चाहिए रिटायरमेंट इनकम. और वो रिटायरमेंट इनकम क्या होती है? ईपीएफ. ठीक है. द कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट फॉर टैक्स फ्री इनकम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एनी अदर पीएफ अकाउंट्स वेयर एम्प्लॉयर्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट वाज सेट एट 5 per lakh. जहां पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है वैसे एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए. कैसे करना चाहिए वो यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा. मैं ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कई बार ऐसे आंसर आ जाते हैं तो हमको ये आना चाहिए. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस. ठीक है, मुझे लगता है जैसे कि प्री टाइप का क्वेश्चन है जिसमें वो बोल देंगे कि प्रोविडेंट फंड कब कब कटता है, कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. तो वो नहीं आते 3 4 5 ऑप्शंस हैं और उसमें से बताना होता है हाउ मेनी आर करेक्ट 1 2. तो उसके लिए आपको याद रखना है नंबर 1 कंडीशन 20 एम्प्लॉइज, नंबर 2 आपको याद रखना है 15,000 से ज्यादा सैलरी, और कहां से कटता है? 12%. ये देखिए 12% होता है किसका किसका? टोटल बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का. आपकी सैलरी जो आपके हाथ में आती है उसमें कई तरह के अलाउंसेस होते हैं. ठीक है, तो जो सैलरी हाथ में आती है वो आपकी बेसिक पे नहीं होती है. आप कभी सैलरी का ब्रेकअप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो बेसिक पे जो भी होगी उसका प्लस डियरनेस अलाउंस, इन दोनों का मिला के 12%. किसका किसका 12%? 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस. डियरनेस मतलब महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस. ठीक, तो ये 12% काटता है एम्प्लॉयर. इसमें इतना ही अमाउंट यानी वही 12% का अमाउंट वो मिलाता है और ये अमाउंट जमा होता है आपके पीएफ में. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक, तो बस इतना ही है आज के लिए. इसको आराम से समझिए. न्यूज़पेपर का पीडीएफ कोई भी इधर उधर जगह से मत लीजिए. इट्स बेटर टू बाय इट. इट इज नाइस एक्चुअली. ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच. पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. रिविजन इज द की फॉर एवरीथिंग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.